स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज से पहले हमारे चैनल पे आपने बहुत सारी किताबों के रिव्यू देखे होंगे, बहुत सारे टीचिंग वीडियो देखे होंगे, लेकिन पहली बार हम एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे विद्यार्थी का जिन्होंने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इतिहास विषय में पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले इन्होंने नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा में भी देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो निश्चित रूप से लगातार इस स्तर पर सफलताएं प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की रणनीति या उनकी पाठ्य सामग्री कुछ ऐसी हो सकती है जो कि सामान्य विद्यार्थी से अलग हो। तो इसी क्रम में हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनकी रणनीति रहती है इस प्रकार के एग्जाम को लेकर, किस प्रकार से वो पाठ्य सामग्री का चुनाव करते हैं जिससे उन्हें एग्जाम में इस प्रकार की सफलता मिल पाती है। मिलिए, हमारे साथ हैं भवानी भूषण। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस पूरी जर्नी के दौरान इनका क्या अप्रोच रही है एग्जाम को लेकर, किस प्रकार से ये आगे बढ़े हैं। तो एक शुरू से लेकर और अंत तक इनकी सफलता तक का हम पूरा एक खाका तैयार करके और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। और हम सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जो बैकग्राउंड होता है विद्यार्थी का कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके फैमिली की किस प्रकार की स्थिति है या उसकी एजुकेशन किस प्रकार से हुई है, आपने कब एमए किया है, बीएड किया है। तो इस प्रकार की बातों से हम शुरू करें तो एक विद्यार्थियों को ज़्यादा बेहतर पता चल पाएगा कि आपने इस एग्ज़ाम से पहले आपकी स्थिति क्या रही है। सर, मैं चक्केरा श्री गंगानगर का निवासी हूँ। 10वीं तक की पढ़ाई श्री गंगानगर लोकल में हुई है मेरी। 11वीं 12वीं मैंने नॉन मेडिकल से की है सर। उसके बाद बीएससी करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया और इस वजह से मैंने मेरी स्ट्रीम चेंज की और उसके बाद मैंने बीए की सर। मतलब आपने बीएससी को छोड़कर और फिर बाद में अपना स्ट्रीम चेंज करते हुए आप बीए की ओर गए। जी सर। बीएससी में मैंने 2 बार प्रयास किया, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं सफल नहीं हो पाया। फर्स्ट ईयर? जी सर, फर्स्ट ईयर में मैं 2 बार फेल हुआ हूँ सर। उसके बाद मैंने बीए की सर। फिर 2017 में मेरी बीए कंप्लीट हुई। 2019 तक मैंने बीएड कर ली और 2021 में सर अभी मेरी हिस्ट्री से एमए हुई है। तो आप बीएससी में 2 बार असफल हुए और हमारे यहाँ तो एक बार भी असफल हो जाए तो किस प्रकार से कितना प्रेशर हो जाता है, परिवार का हो या आस पड़ोस का जो हो। तो आपने उस समय आपको ये नहीं लगा कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? सर, लोगों का अगर सुने फिर तो यूँ लगता था कि मैं छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए सबसे सकारात्मक बात थी कि मेरा परिवार मेरे साथ था। कभी मम्मी पापा ने मेरा इस मामले में साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी मुझे यूँ फील नहीं करवाया कि मैं कमज़ोर हूँ कहीं। वो हमेशा मेरी ताकत बने रहे। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक अपने आप में बहुत ही असाधारण सफलता हो गई इस मायने में। हालांकि पीजीटी के एग्जाम होते रहते हैं, कोई ना कोई रैंक 1 भी आता ही है हर बार, हर सब्जेक्ट में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कोई इस प्रकार से बीएससी में असफल होके स्ट्रीम चेंज करके और दूसरे सब्जेक्ट में वापसी करके और पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अभूतपूर्व बात है मेरे हिसाब से तो। और विद्यार्थियों को भी निश्चित रूप से अचंभा हुआ होगा। मैंने भी पहली बार सुना तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा, लेकिन होता है ऐसा भी और हमारे सामने उदाहरण बैठे हैं। तो अभी आप जब इसने ये जो तैयारी शुरू की तो उससे पहले आप सरकारी सेवा में थे? सर, मैं गवर्नमेंट स्कूल में क्लर्क हूँ। 2020 में मेरी पोस्टिंग हुई है सर। मेरे गांव में ही मेरी पोस्टिंग है गवर्नमेंट स्कूल में क्लर्क पद पर। अच्छा, और आपने नवोदय विद्यालय संगठन का भी, एनवीएस का भी एग्जाम दिया था? जी सर। तो उसमें आपकी जो प्रक्रिया थी, आपने इसके साथ साथ ही इसकी तैयारी की थी क्या नवोदय विद्यालय की अलग से तैयारी की थी आपने? सर, इसी के साथ की थी, उसकी अलग से कोई तैयारी नहीं की। किसी साथी ने कहा कि इसका फार्म भर दो और अपने साथ चलेंगे, सिर्फ इसी मकसद से ये फार्म भरा था। जी सर। उसके बाद जब एग्ज़ाम 15 दिसंबर को एग्ज़ाम था, उससे 3 दिन पहले हमें पता चला कि 15 तारीख को एग्ज़ाम है। तो झटपट वो एडमिट कार्ड निकलवाए और बीकानेर पेपर देने गए थे। तब रास्ते में बात भी कर रहे थे कि मान लो अगर अपना इंटरव्यू कॉल हो जाए। हमें नहीं पता था कि हमारा फाइनल भी होगा और इस तरह से होगा। उसकी हमें सिलेबस की भी जानकारी नहीं थी सर। और इसी स्कूल लेक्चरर की तैयारी में ही मेरी पीजीटी। मतलब आपकी तैयारी पूरी स्कूल लेक्चरर की तरह चल रही थी और इस दौरान आपने मतलब एनवीएस का फॉर्म भी डाला हुआ था और आपने नेट भी इस दौरान की? मेरी जीआरएफ हुई है सर। अच्छा। और किस्मत ये रही कि वो जुलाई 2022 में जो एग्ज़ाम होना था वो अक्टूबर 2022 में शिफ्ट हो गया। इसी वजह से जो तैयारी थी वो एकदम पीक पर थी।
तो 17-18 को तो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम था, उससे 7-8 दिन पहले ही नेट का एग्ज़ाम था। और इतना उस टाइम नहीं लग रहा था कि JRF भी हो जाएगी, ऐसा अनुमान नहीं था। तो उसके लिए आपने अलग से तो कोई तैयारी की ही नहीं, जो फर्स्ट ग्रेड की चल रही थी उसी के दौरान आपने नेट का एग्जाम दे दिया और उस में आपका JRF भी हो गया। बहुत अच्छा है। तो आपने जब स्कूल व्याख्याता की तैयारी शुरू की, तो जैसे आपका विषय इतिहास है, अभी आपका पहले विषय जो भी रहा हो, लेकिन अभी आपका विषय इतिहास है, आपने BA में आपका ये सब्जेक्ट रहा है, आपने इससे MA किया है, तो क्या स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने से पहले आपने इतिहास की कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी, जिससे आप कहें कि मेरी समझ अच्छी हुई हो, या मेरा जो बैकग्राउंड है, या जो बाद में मैंने जो फैक्चुअल किताबें पढ़ी हैं, एग्जाम को और ओरिएंटेड जो बुक पढ़ी हैं, तो उसमें कौन कौन सी किताबों का पहले रोल रहा जो आपने कॉलेज लाइफ में या MA के दौरान या व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से शुरू करने से पहले आपने पढ़ी हो? सर सामान्य ही अगर आम जन को भी देखें तो इतिहास में हर एक लोग का इंटरेस्ट रहता है। जब ग्रेजुएशन के दौरान मैंने BA की किताबें खरीदी तो उस दौरान यूँ मन किया कि जो नाम सुने हुए थे उनको पढ़ें, तो उनसे शुरू किया, तो आगे पीछे का पढ़ने का मन किया। इस तरह से ग्रेजुएशन में जो किताबें थी वो मैंने लगभग एक बार पढ़ी हुई थी, जो BA में सामान्य तौर पर विद्यार्थी पढ़ते हैं। जी सर, उस प्रकार की जी सर। उसके बाद परीक्षा वाणी एक पुस्तक है, वो मैंने आधुनिक भारत के लिए और मध्यकालीन भारत के लिए जो LP शर्मा बुक है वो मेरी पढ़ी हुई थी। मेरा मतलब मेन जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी से पहले जो था वो ये मेरा बैकग्राउंड था हिस्ट्री के लिए। तो आपके कोई परिवार में ऐसे थे जिन्होंने आपको ये किताबें सजेस्ट की, या किस प्रकार से आपको ये पता चला कि भी हमें इस तरीके की किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए? सर मैं MA हिस्ट्री से कर रहा था, तो मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि YouTube पे मुझे कोई हेल्प मिले, क्योंकि आसपास कोई हिस्ट्री से तैयारी करने वाले कोई नहीं थे। तो इस वजह से मेरे को आपका वीडियो चैनल मिला, उस पर मुझे बुक्स के सजेशंस मिले। तो उन सजेशंस को देख के मेरे सूटेबल कौन सी बुक है, तो उनमें से मैंने ये बुक सुनी। हालांकि चुनी तो काफ़ी थी लेकिन पढ़ कम पाया सर। अच्छा। तो आपने MA के दौरान आप 1 वीक सीरीज से ही पढ़ाई करते थे कि आपने कोई पासबुक वगैरह या कोई विशेष किताबें आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ी हो? सर BSc के दौरान मैंने फेल हुआ था, तो उसके बाद जैसे पापा ने मेरे को कहा कि आप बुक्स ले आओ, तो मैंने कहा बुक्स से BA में कोई बुक्स से नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बुक्स लानी है, चाहे आप पढ़ो मत, उसको ले आओ एक बार। लाने से फ़ायदा ये हुआ कि जो इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी उनको मैंने पढ़ लिया। तो मैंने 1 वीक से नहीं, उससे तैयारी की। आपने किताबें पढ़ी हैं उस दौरान, और आपने स्कूल व्याख्याता की तैयारी सीरियसली आपने कब से शुरू की कि अभी मुझे स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करनी है, मुझे स्कूल व्याख्याता ही बनना है? तो वो कौन सा कितने महीने पहले आपने ये तैयारी शुरू की? सर स्कूल लेक्चरर का मन तो हमेशा से ही था। हालांकि मैंने जो 2021 में कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम था उसका भी फॉर्म भरा था, लेकिन तैयारी नहीं हुई तो मैं एग्ज़ाम भी नहीं देने गया। घर पे प्रयास किया, क्लर्क था तो प्रयास किया कि मैं किसी तरह से तैयारी कर लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं था। 20 मार्च को हम सूरतगढ़ तैयारी करने आए। 20 मार्च 2022 को सर, होली के जस्ट बाद। तो तब से मैंने सीरियसली तैयारी शुरू की है, और 17-18 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। लगभग 6-7 महीने मैंने इसकी तैयारी की है। 6-7 महीने आपने कंटिन्यू इसकी तैयारी की है। और ये तो जैसे हम इतिहास की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा जो पेपर 1 है इसके अंदर, उसमें बहुत ही वैरायटी है। हम सब्जेक्ट की बात करें, कहीं हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, करंट, मतलब भर भर के उसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो उसका भी आपने इन्हीं 6 महीनों के दौरान ही आपकी तैयारी माने, या इसका भी कुछ पीछे आपका कुछ पोर्शन तैयार था पहले से, या इस प्रकार का कुछ? सर पापा ने मुझे 10वीं तक की गणित करवाई है, तो वो बेस मेरा क्लियर था। उसके बाद 11वीं 12वीं में नॉन मेडिकल का मुझे बेनिफिट मिला, और जनरली जो मैंने अब से पहले जो RPSC की भर्ती है उसमें SI की तैयारी की थी। अच्छा। उससे मेरी हिंदी भी अच्छी हो गई। तो बड़ा पार्ट रहता है हिंदी। जी सर, जी। तो वो एक मेरे तर्कश के वो बाण थे जिनको मुझे उन पे मुझे भरोसा था पूरा। भाई एक तो आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, तो मैथ्स रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको उसके लिए बाद में आपने कुछ पढ़ा? नहीं सर, मैंने एक भी दिन मैथ और हिंदी के लिए प्रयास नहीं किया। मैथ्स और हिंदी के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि हिंदी आपने SI के दौरान पढ़ ली थी और मैथ्स आपका बैकग्राउंड रहा है, तो इसलिए आपका हो गया। लेकिन इसके अलावा भी पेपर 1 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
आप चाहे भूगोल की बात करें, राजनीति विज्ञान की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, तो इनके लिए आपने कौन सी किताबें पढ़ी या कहीं पे आपने कोचिंग की हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, किसी प्रकार से? सर जो मेरी जो भी स्ट्रेटजी रही वो स्ट्रेटजी कोई फर्स्ट रैंक के लिए नहीं रही। अच्छा। वो मेरी मैं जब 20 मार्च को वहाँ गया तो मैं थोड़ा खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था और कहीं ना कहीं कई बार यूँ लगने लगा कि इस भर्ती में नहीं होगा, अगली भर्ती के लिए चलो तैयारी करेंगे, अगले आगे काम आ जाएगी। इस तरह से मैंने वो तैयारी की थी। तो उस दौरान मुझे कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ी। जैसे मैं साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी सर, इंग्लिश मैंने बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा। उनका मुझे पता था कि 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो ये इस भरोसे से मैंने उनको नहीं किया। और जो भी मैंने सोर्स ढूंढे वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट सोर्स ढूंढने का प्रयास किया। जैसे क्रम से चलें तो इतिहास की तैयारी 15 क्वेश्चन है, उनकी तैयारी तो इतिहास वाले विषय से हो रही थी। सब्जेक्ट आपका। और उसके बाद जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए मैंने पुरानी जो एक राठ की पुस्तक आती थी पिछली वैकेंसी के समय की जो एक राठ आती थी। जी सर, क्योंकि वो सिलेबस आया नहीं था तो नई पुस्तकें तो थी नहीं, तो पुरानी पुस्तकें पढ़नी थी। उसमें राठ की जो बुक थी वो मैंने पढ़ी। उसके बाद जैसे ही सिलेबस आया उसके बाद नई पुस्तकें आई, उनमें एक शॉर्ट नोट्स टाइप एक तिजांस पाठशाला अनुज बेनीवाल सर हैं सूरतगढ़ से, उनकी एक बुकलेट थी। तो जो बचे हुए थे उनको मैंने वहाँ से कवर कर लिया। तो ये मेरा मैनेजमेंट का रहा। मैथ की तैयारी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो साइंस था वो मैंने स्किप कर दी। मैंने तो साइंस आपने साइंस और इंग्लिश दोनों स्किप किए, तो क्या एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हुए उनके आपके सही? जी सर, मेरे इंग्लिश में 2 शायद क्वेश्चन डाउट वाले हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन मेरे सही हैं। अच्छा। और साइंस में मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे शायद 2 क्वेश्चन सही हैं सर। आपको ऐसा लग रहा था कि 2 करीब क्वेश्चन तो मैं बिना पढ़े भी इसके अंदर सही कर सकता हूँ। अच्छा। और शैक्षिक प्रबंधन हो गया, उसके अंदर आप करंट अफेयर की कैसे तैयारी करते थे उसमें? करंट अफेयर की सुमेर सिंह जी सर के पास थे, तो डेली न्यूज़पेपर का बोलते थे। लेकिन मेरी कमी ये रही, अगर न्यूज़पेपर पढूं तो मुझे 1-1.5 घंटा लगता था, मैं पूरा पढ़ने लगता था, जरूरी चीज़ों की बजाय अनावश्यक चीज़ें ज़्यादा पढ़ने लगता था। तो वो मैंने छोड़ के मैंने जो क्रोनोलॉजी आती है उसको रेगुलर रखा सर। अच्छा। अल्टरनेट डे पे जो फर्स्ट पेपर वो देते थे, रेगुलर टेस्ट देते थे। जी सर, स्वाध्याय में तैयारी की थी तो वहाँ पे अल्टरनेट डे पे वो हमें देते थे फर्स्ट पेपर फिर सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर के दौरान जो होता था उस टाइम वो एक पार्ट देते थे, क्रोनोलॉजी में से कोई एक पार्ट दे दिया तो क्रोनोलॉजी पढ़ते रहे। और लास्ट में नाथ पब्लिकेशन की जो स्वामी जी की वो एक पुस्तक है उससे मैंने पूरा उसको कवर कर लिया। अच्छा। और इसमें कुछ हमारे पार्ट छूट नहीं जाए, जैसे आपने करंट हो गया, शैक्षिक प्रबंधन की आपने बात की, राजस्थान की भूगोल के संबंध में? भूगोल के संबंध में सर सिखवाल की एक मानचित्रावली आती है, तो वो उस पुस्तक को मैंने मेन रखा सर। अच्छा। और कुछ चीजें मैंने थोड़ी लक्ष्य से भी कवर कर ली सर। अच्छा। मतलब कुछ पॉइंट आपने वहां से देखे। लेकिन और राजनीति विज्ञान के लिए सर 11वीं या 12वीं की राजनीति विज्ञान की अपने आरबीएससी की एक बुक है, पुरानी जो पहले राजस्थान बोर्ड की चलती थी, अभी एनसीईआरटी जो पुरानी बुक है सर। अच्छा, अच्छा। उसमें लगभग टॉपिक दिए हुए हैं और वो शॉर्ट में दिए हुए हैं, तो मैंने वहीं से उसको पढ़ा है सर। मतलब आपने ज्यादातर चीजें शॉर्ट में तैयार करने का प्रयास किया है। जी सर, वो समय कम था इस वजह से मैंने कोई आपने कंप्लीट गाइड वगैरह इसकी कोई खरीदी हो? कंप्लीट गाइड थी सर मेरे पास, लक्ष्य की पुस्तक थी। और वो मैं जरूरी समझता हूँ कि कोई भी टॉपिक हमें कहीं से भी नहीं मिले तो हम वहां से कवर चाहे भले ही आप उसमें से पूरा कुछ भी तैयार नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं भी आपको ये लगे कि ये पार्ट में कहाँ से ढूंढूं, तो एक पूरे सिलेबस के अनुसार एक किताब आपके पास है तो वो आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने में काम में आ सकती है। तो ये तो फर्स्ट पेपर की बात हो रही। और हम थोड़ा सा इतिहास विषय के सोर्सेज की बात कर लेते हैं। फिर आपने कितना फर्स्ट पेपर को टाइम दिया, कितना सेकंड पेपर को टाइम दिया, कितने घंटे पढ़ते थे? ये सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल होते हैं। और मैंने जब ये सूचना भी दी थी कि भवानी जी आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझसे पूछे थे। तो हम सब बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इतिहास विषय जो कि एक मेजर पार्ट है, फर्स्ट पेपर से दुगना है, हालांकि उसके अंदर साइकोलॉजी का भी पार्ट है, तो उसमें इतिहास विषय के अंदर आपने, जैसे आपने पहले बताया कि आप परीक्षावाणी आपने कुछ दिन पढ़ी है आधुनिक भारत के लिए, आपने एलपी शर्मा की मध्यकालीन भारत की, आपने प्राचीन का नहीं बताया कुछ? सर मेरे लिए यही समस्या रही। जब मैं तैयारी करने आया उस दौरान ही मुझे पता चला कि सबसे बड़ा पार्ट प्राचीन भारत का ही है और क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा उसी में से पूछे जाते हैं, और मेरा सबसे कमज़ोर पार्ट भी प्राचीन भारत ही था।
अच्छा। और पढ़ने में भी उसमें मुझे कठिनाई सबसे ज़्यादा उसी में हुई। और विश्व इतिहास के लिए आपका पहले मतलब तैयारी से पहले कुछ था आपका बेस? वही सर, ग्रेजुएशन की जो बुक थी वो मैंने एक बार पढ़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। और राजस्थान का इतिहास तो आप कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे पीछे, तो आपका शायद पढ़ा हुआ हो कुछ। तो इसको अब जब आप कह रहे हैं कि आपने मार्च के दौरान आपने सीरियसली तैयारी शुरू की इतिहास विषय के व्याख्याता बनने के लिए, तो उस समय आपके पास इतिहास विषय की कौन कौन सी किताबें थी और आप फिर कौन कौन से सोर्सेज के साथ आगे बढ़े? सर उस टाइम तो एक लिमिटेड पुस्तकें थी, लेकिन ज़्यादा पुस्तकों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो भी थी उनसे काम मेरा अंत तक भी चल गया था। हालांकि नई किताबें लेके आया था, लेकिन जो सोर्स मेरे पास ऑलरेडी थे अंत तक मैंने उन्हीं को पढ़ा था। नई ले आया लेकिन उनका कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब जो डिटेल की किताबें जैसे आप बता रहे थे पहले भी, और पहले आपने एलपी शर्मा की और परीक्षा वाणी की किताब पढ़ी, लेकिन आपने एग्जैक्टली आपको जब ये आपने सिलेबस देखा कि फर्स्ट ग्रेड का ये सिलेबस है, सेकंड पेपर में हमसे ये पूछा जा रहा है, तो उसके बाद में आपने क्या डिसाइड किया कि मैं इन सोर्सेज के साथ आगे जाऊंगा? सिलेबस देख के नहीं, इसका डिसाइड जो मैंने स्वाध्याय सूरतगढ़ में तैयारी की थी, उस कोचिंग में क्या है, एक शेड्यूल दिया जाता है। उस शेड्यूल का ये सिस्टम रहता है कि एक दिन फर्स्ट पेपर की तैयारी होती है, एक अगले दिन सेकंड पेपर रहता है। उसका डेली एक शाम को टेस्ट हो जाता है, जो भी पढ़ा है उसका मूल्यांकन हो जाएगा। तो उस दौरान वो जो भी पार्ट देते हैं उसकी एक बुक लिख देते हैं, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसमें क्या किया कि अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लिया। अच्छा। जैसे उन्होंने एक 650 पेज की जो नई आर्य है वो लगा रखी थी। जब मैं वो पूरा पार्ट पढ़ता था तो डेली का जो शेड्यूल था वो पूरा नहीं हो पाता था। अच्छा। उस वजह से एक पुरानी आर्य मेरे पास पड़ी थी। जो पहले एक आर्य आती थी, आप दिखा सकते हैं अगर आपके पास है तो। यहाँ पर ये किताबें, लगभग सारी किताबें जो इस जर्नी के दौरान इनके पास थी वो ये लेके आए हैं। तो ये आर्या कंपटीशन टाइम्स की जो पहले किताब आती थी, तकरीबन 400 पेज की ये किताब है। उसके बाद में उनका जो बाद में अभी जो एडिशन चल रहा है उसमें 600 के प्लस कुछ पेजेस हैं। तो इन्होंने ये पीछे वाली किताब, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैं टेस्ट देता था तो मेरे वो टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाते थे, उसका जो मैटर है वो डेली बेसिस पे मेरे से तैयार नहीं होता था, तो मैंने उसको और शॉर्ट करने का प्रयास किया। तो उस दौरान इन्होंने ये आर्य कंपटीशन टाइम की जो पुरानी किताब है ये आपने पढ़ने का प्रयास किया है, और इसी से आप टेस्ट वगैरह की तैयारी करते थे। जी सर। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सर मैं शुरू में अरविंद भास्कर जी की जो पुस्तक है वो पढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब सिलेबस आ गया, सिलेबस के आया उस टाइम राजस्थान उसमें ऐड कर दिया। अच्छा। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक थे वो 6-7 टॉपिक उन्होंने हटा दिए। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक कटे हैं उस वजह से क्वेश्चंस में भी कटौती होगी। हाँ, जो पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे अब उसमें से ज्यादा पार्ट यदि राजस्थान के कारण कट होगा तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का कट, क्योंकि उसमें एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दी थी, वो रोमन सभ्यता, प्राचीन जो सभ्यताओं का था वो सब अपने हटा दिया था। वो एक मेरा अनुमान था और पेपर में वो मेरा अनुमान सच साबित हुआ। और उस वजह से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ी चेंजिंग की। जो मैं बड़ी एक बुक पढ़ रहा था उसकी बजाय मैंने शॉर्ट एक कोई बुक ढूंढने का प्रयास किया। तो एक रवि फगेरिया सर की आरबीडी की एक बुक आती है, वो बुक मैंने शुरू की। हाँ, काफ़ी छोटी है और आपने शायद चैनल पे इसका रिव्यू भी देखा होगा। रवि फगेड़िया और लीलाधर थोरी की किताब आती है, काफ़ी छोटी आती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, 150 पेज के करीब की किताब है। और उसमें भी आप देखेंगे तो जो पहले वाले सिलेबस के हिसाब से किताब थी, तो शुरू की जो किताब है मतलब पुनर्जागरण से पहले के जो टॉपिक हैं वो सिलेबस से हट ही गए थे, तो इसमें काफ़ी कम पेज बचते हैं, मतलब 110-15 के करीब आप पेज मान सकते हैं। तो ये किताब आपने इसलिए चूज की क्योंकि अब आपको लगा कि इसमें से क्वेश्चन कम आएंगे। जी सर। अच्छा, आगे वाले पेज तो मैंने पिनअप भी कर दिए सर। अच्छा, जो मतलब ये तो अपने सिलेबस से बाहर हो गए। और उसके अलावा सर ये एक कलाम के नोट्स हैं। अच्छा। इनको मैंने प्रिंट कर लिया, तो कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत छूट जाती थी, लगभग तो इसकी रिवीजन ही ये बुक है, लेकिन कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी अलग है, मतलब वो भी फैक्चुअल है, इसमें भी लगभग वो फैक्ट, लेकिन कुछ आपको अलग मिल जाते हैं। जी सर। तो कहानियां लगभग पता थी, तो मेरे को फैक्ट की जरूरत थी, तो ताकि मैं अपना जो समय है कोई और सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर सकूं। अच्छा, तो साथ में आपने ये थोड़े कलाम के नोट्स पढ़े हैं। और राजस्थान के इतिहास वाले पार्ट के लिए? राजस्थान के इतिहास के पार्ट के लिए सर मैंने श्री गंगानगर में कोचिंग है संकल्प, उनकी पुस्तक आती है राजस्थान का इतिहास। वो पुस्तक मैंने पढ़ी है। वो मुझे यूं लगता है कि वो एक आर्य है, मतलब वो राजस्थान के इतिहास की एक आर्य कंपटीशन जैसी की किताब है, फैक्चुअल किताब है। तो ये मैं आपको दिखा दूं। ये
हाँ, ये मैंने देखी थी ना इनके पास से, और मतलब फैक्ट्स दिए गए इनमें काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा था इस प्रक्रिया के दौरान कि आपने आर्य पढ़ी है, पूरा फैक्ट दिया गया है, आपने रवि फगेड़िया और वो आरबीडी वाली किताब पढ़ी है, वो पूरी फैक्चुअल है, मतलब वन लाइनर टाइप की किताब है वो एक तरीके से, और ऐसी ही ये वन लाइनर अप्रोच वाली ये किताब जिसमें मतलब हर लाइन फैक्ट है अपने आप में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहानी पढ़ रहे हैं, मतलब हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। तो इस प्रकार की किताबें, क्या मान लीजिए कि अब कोई विद्यार्थी आपसे पूछना चाहे कि मैं क्या पढूं, तो उसने कुछ तैयारी नहीं कर रखी है, तो क्या सीधी इस प्रकार की फैक्चुअल किताबें वो लेके चला जाएगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा उसमें? बिल्कुल नहीं सर। ये पुस्तकें एक समझ के बाद ही इनको इनको पूरा याद नहीं किया जा सकता। तो अगर जितनी अपने इसमें समझ बना लेंगे उतना अपने को याद कम करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें समझ बनाने का प्रयास पहले करो। नहीं तो वो मतलब मेरे हिसाब से तो याद भी नहीं होंगे ये फैक्ट। याद नहीं होंगे सर, जब तक पूरा फ्रेमवर्क नहीं बना होगा तब तक उसमें फैक्ट भी नहीं डाल सकते अपने। मतलब एक मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए कि आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो कौन सा राजवंश है, कौन सा है, उससे आसपास की सीमाओं में कौन से राज्य हैं, और मतलब एक बेसिक चीज आपको पता है तो उसके अंदर जो फैक्ट हैं वो आप पढ़ेंगे, मतलब काम यही आते हैं। लेकिन इनको मेरे से, जैसे मैं भी कई बार बात करता हूं कि फैक्चुअल किताब आप जो भी पढ़ोगे काम वही आनी है, लेकिन उसका यदि आपको बेस पता नहीं है तो वो फैक्ट आपके दिमाग में आप मतलब सेव नहीं कर पाओगे एक तरीके से हम कहें तो। सर एक नाथ पब्लिकेशन की इसमें राजस्थान में बुक आती है, मैं पहले वो पढ़ रहा था। अच्छा। लेकिन किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर फैक्ट देखने हैं तो आपको वो ठीक है। तो अगर किसी को कहानियां भी पढ़नी है और फैक्ट भी पढ़ने हैं तो नाथ वाली बुक अच्छी रहेगी। लेकिन किसी को कहानियां पूरी पता है लेकिन सिर्फ उसको फैक्ट चाहिए, मतलब उनको इतिहास का मालूम है कि राजस्थान के इतिहास में कहाँ कहाँ मतलब बेसिक पता है कि ये इस प्रकार से हुआ है और उसमें फैक्ट याद करने हैं, तो आप इस प्रकार की फैक्चुअल बुक डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, राजस्थान इतिहास के संबंध में बात की। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बहुत ये बोलबाला है कि प्रश्न बैंक, मतलब जैसे मैं भी बात करता हूँ, कई बार विद्यार्थी भी कह देते हैं कि आप प्रश्न बैंक को भी इतना जोर क्यों देते हैं। जैसे मैं चाहे नेट के लिए किताबें बताऊं या पीजीटी के लिए किताबें बताऊं, मैं हर बार ये कहता हूं कि साथ में क्वेश्चन लगाओ। तो क्या उसका कोई लॉजिक है? बिल्कुल सर। जब कोई मैंने आईआईटी के लिए तैयारी की है उस दौरान सीखा है कि एक जो कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है। उसमें क्या रहता है कि कंसेप्ट तो समझ जाते हैं 10 मिनट में, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही मैंने इसमें अप्लाई किया, पढ़ा कम और क्वेश्चन ज़्यादा किए। अच्छा। और मैंने लगभग जो भी आपने रिव्यू किए थे लगभग सी जो क्वेश्चन बैंक थी वो मैंने खरीद ली। मतलब सामान्य तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन बैंक नहीं था, ज्यादा थे? जी सर। अच्छा। और हर विषय के लिए मैं क्वेश्चन बैंक ढूंढता था। जैसे राजस्थान के लिए 2020 आते हैं तो जो भी मुझे 2020 जी सर, और जो भी क्वेश्चन बैंक मेरे को मिला मैं क्वेश्चन बैंक तो उठा ही लाता था, चाहे मैं उसको पढ़ नहीं पाया। चाहे वो 5 नंबर का पार्ट हो, 10 नंबर का पार्ट, आपकी कोशिश ये रही कि इसका क्वेश्चन बैंक यदि मेरे को मिल जाए तो बेटर है। तो इतिहास में आप जैसे आप बता रहे थे कि मेरे को याद नहीं, लेकिन फिर भी कितने क्वेश्चन बैंक आपने देखे होंगे? मैं शायद मेरे पास 10 क्वेश्चन बैंक हो गए। अच्छा। नाम तो नहीं पता सर, लेकिन 10 एक क्वेश्चन 10 में सारे आ जाएंगे। जी सर, मैंने एक लूसेंट की भी क्वेश्चन बैंक आती है जो ऑल ओवर सब सब्जेक्ट की होती है, मतलब उसमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। और मेरा जोर भी इसी पे था कि मेरा बेसिक क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए। और क्योंकि मैं पहली रैंक के लिए नहीं पढ़ा, मेरा टारगेट 807 में घुसना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये प्रयोग इतना सफल होगा कि मैं प्रथम जी पहुंच जाऊंगा। तो मेरे को ये लग रहा है कि आपके पास इतनी और किताबें नहीं थी जितने तो प्रश्न बैंक थे। जी सर। हालांकि वो मुझे नहीं लगता कि आपने उसका हर क्वेश्चन बैंक का कर लिया होगा। नहीं किया सर, नहीं कर भी नहीं पाएंगे। तो और मैंने वो पढ़ने का भी उसका एक पैटर्न रखा कि मेरे को जब क्वेश्चन बैंक रिपीट करना हो तो उसमें मुश्किल ना हो, कि जो क्वेश्चन मैंने कर लिया और मेरे से आसानी से हो गया तो उसको मैं कोई टिक नहीं करता था। और जो क्वेश्चन थोड़ा मेरे को टफ लगा लेकिन मेरा सही हो गया उसके लिए अलग मैंने एक मार्क रख रखा था। और जो क्वेश्चन मैंने किया और मेरा गलत हुआ है उसके लिए मैं एक गोला लगा लेता था। अच्छा। तो अब मेरे को अगर रिपीट उस क्वेश्चन बैंक को करना हो तो मैं सिर्फ वो पॉइंटेड जो पार्ट था उन्हीं को मैं देख लेता था। जो मुझे पता नहीं था, श्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी सही हो गया, एक वो वाले क्वेश्चन और एक जो आपको नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम अब जब आप जाओगे तो आप वही क्वेश्चन देखोगे जो आपके पहले गलत हुए। जो पार्ट मैंने 2 घंटे में पढ़ा है उसको रिपीट करने में मुझे 20 मिनट ही लगते थे फिर। अच्छा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सोल्व करने के प्रयास किए, और जैसे कि आप बता रहे हैं आप स्वाध्याय में पढ़ते थे, वहां पर भी टेस्ट का ही सिस्टम था, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को इन्होंने सोल्व किया है और बहुत सारा उनमें टेस्ट भी दिया है इन्होंने। ऑफलाइन टेस्ट आपने दिए हैं, ऑफलाइन टेस्ट दिए हैं, और इन्होंने जो प्रश्न बैंक है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयास किया है। अब ये बात आती है कि जिस प्रकार के आपके सोर्सेज हैं, तो आप
कई को कहता है कि सर मैं 2 बार रिवीजन कर लूं तो क्या ठीक हो जाएगा, या 5 बार कर लूं, कोई कहता है 7 बार कर लूं। तो क्या ये आपने कितनी बार इस मैटर को रिवाइज कर लिया इस 6-7 महीने के दौरान? सर किसी को अगर सजेशन देना हो तो अपने इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अभी एग्जाम आगे है तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए। जो मेरे को समय मिला 6 महीने में, उस दौरान मैंने लगभग 5 बार रिवीजन कर लिया था सर। कोचिंग के साथ मैंने 3 बार रिवीजन किया और खुद से मैंने लास्ट 1 महीने में 2 बार रिवीजन करने का प्रयास किया। हालांकि वो हर चीज को मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन अधिकतम चीजों को मैंने लास्ट। जरूरी नहीं है कि हमारा 100% चीज हम दोबारा पढ़ें, हम ये भी सोच सकते हैं कि ये वाला हमें याद है, ये थोड़ा वीक है, वो ज्यादा पढ़ लें। वो मतलब प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है सबकी। और लास्ट वाला तो सर सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें तो वही पढ़ना होता है जो अपने को आ रहा होता है। अगर अपने वो चीजें पढ़ने लगे जो अपने कमजोर है, या कमजोर नहीं मतलब जो नहीं आई नहीं नई चीज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो वहाँ मन खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मन खराब हुआ तो अपना पेपर पूरा बिगड़ सकता है, जो आ रहा है वो भी अपना खराब हो जाएगा। तो आपने इसके लिए कोई नोट्स भी तैयार कर रखे थे? सर लोग कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मुझे लगता है कि आलस्य आविष्कार की जननी है। अच्छा। तो मैंने मेरा लिखने का आलस है सर। अच्छा। तो कोई तरह के नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने हाईलाइटर यूज किया उसके लिए। अच्छा। तो पढ़ते टाइम मैं पहले ज़्यादा हाईलाइट करता था, उसके बाद जैसे आगे बढ़ते गए पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, उसके बाद मैंने शॉर्ट जो मेन फैक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर लिया। तो लास्ट रिविजन में उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की। मतलब अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप हाईलाइट नहीं करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको इनकी जो किताब है उनमें से 1-2 पेज है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि किस प्रकार से यूज करते थे। मतलब क्योंकि ये किताबें भी इनके पास जो है वो फैक्चुअल किताबें हैं। अब इन्हीं किताबों को मुझे नहीं लगता कि नोट्स के रूप में लिखने की जरूरत है, ये है ही नोट्स अपने आप में, क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें तो डेटा है नहीं कोई ज्यादा। तो इन्होंने इसी में यदि इनको कुछ छोड़ना है या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको लग रहा है तो इसके लिए इन्होंने हाईलाइटर्स के यूज किए, और उसके हिसाब से अलग अलग कलर के हिसाब से इन्होंने बस ये तय कर लिया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उन्होंने अलग कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हाईलाइटर का यूज किया। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये आपने 6-7 महीने तैयारी की, तो 6-7 महीने की तैयारी के दौरान आप रोजाना लगभग कितने घंटे पढ़ लेते थे? सर इसकी कोई माप नहीं कह सकते। क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम में काफ़ी अंतर रहता है। कई बार मन यूँ होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और अपने टाइम तो 10 घंटे लगा लिया, लेकिन अपने आउटपुट नहीं आ पाया। और कई बार यूँ होता है कि जो चीज़ें अपने 5-6 घंटे में करते हैं वो अपने 2 घंटे में भी कवर कर लेते हैं। वो थोड़ा मन पे भी डिपेंड करता है। और जनरली अगर एक औसत निकालें तो मैं 5 से 6 घंटे हफ्ते में पढ़ा, क्योंकि कई बार कुछ काम भी हो जाता है, कई बार ज़्यादा पढ़ा जाता है, कई बार कम पढ़ा जाता है। एवरेज आपकी डेली की 5-6 घंटे, और उससे लेस ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी सर। अच्छा। तो इसमें जैसे आपने बताया कि आप 5-6 घंटे पढ़ते थे, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि ये शायद कम बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रैंक के हिसाब से तो ये मानते हैं कि और बच्चे 10 पढ़ते हैं, तो फर्स्ट रैंक वाला तो 13-14 घंटे पढ़ता होगा। नहीं सर, मैं वो बच्चा हूँ, किताबों के कीड़ा नहीं हूँ मैं, तो किताबों से दूर भागने वाला हूँ। अच्छा। जितना कम से कम में काम चल जाए उतना ठीक है। तो आपने ये फैक्चुअल किताबें पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ये है कि हमारे इस प्रकार की चर्चा है कि बहुत ज़्यादा इस प्रकार की आपको आर्टिफिशियल न दिखे, ऐसी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम बात कर पाएँ जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट हो पाए। तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें नोट किए हैं। तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि आपने टेस्ट दिए स्वाध्याय के अंदर, और आपने किसी भी प्रकार की पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कोई कोचिंग की? सर मेरा सबसे अगर कमजोर पार्ट इसमें देखें तो साइकोलॉजी था। अच्छा। इससे पहले मैंने टीचिंग लाइन की कोई तैयारी नहीं की थी। हालांकि मैंने रीट 2021 और 22 का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन कोई तैयारी से नहीं दिया। तो साइकोलॉजी मेरी सबसे कमज़ोर पार्ट थी, और उसके लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी। अच्छा। मैंने खुद से पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो सूरतगढ़ में जो अनुज बेनीवाल सर हैं, वो उन्होंने ऑनलाइन एक कोर्स शुरू कर रखा है, तो वो मैंने ले लिया। अच्छा। तो उससे मैंने पढ़ने का प्रयास किया। और आपके पास इसके संबंध में साइकोलॉजी की किताब कौन सी थी? वंदना जादौन बुक थी सर। अच्छा। वो मुझे, हालांकि किताबें तो मैं 2-3 लेके आया था, लेकिन मुझे इसकी भाषा काफ़ी सरल लगी। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मुझे समझ आ जाए। अच्छा, मतलब ऐसी भी किताबें हो सकती हैं जो जिसमें फैक्ट ज़्यादा हो, या जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन उनके आने की संभावना हो, उनको आपने स्किप क्यों किया? मतलब ये इसमें से आपको ये नहीं लगा कि क्वेश्चन कम रह जाएंगे? सर हालांकि सब कोई दावा नहीं कर सकता कि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, कम आ जाएंगे, लेकिन मेरा ये मोटिव था ही नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर लूँ। अच्छा। मैं पहले 60-70% के करीब जाना चाहता था, तो उसके लिए कम समय में कोई चीज़ मुझे करवा दे, मुझे वो पुस्तक की जरूरत थी। मतलब ये आपका एक वीक पार्ट था, तो आप चाह रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा ना हो, तो एक एवरेज स्कोर में इसके अंदर कर लूँ,
और थोड़ी समझ आधारित किताब हो, फैक्चुअल किताब ज़्यादा नहीं हो। तो और इसमें मेरी एक किस्मत भी अच्छी रही कि इसमें फैक्चुअल से ज़्यादा समझ आधारित ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए। बिल्कुल, इस बार फैक्ट बहुत कम थे, समझ आधारित क्वेश्चन ही ज़्यादा थे। तो आपने सिर्फ ये जो साइकोलॉजी है इसके लिए कुछ कोचिंग की है, और इसके अलावा आपने कोई ऑनलाइन वीडियो वगैरह का कोई सहारा नहीं लिया? लिया सर, मैंने जैसे कोई भी टॉपिक कहीं अटक रहा हूँ मैं, तो YouTube पे मैंने एक वीडियो देख लिए, और बहुत सारे चैनल हैं जिनको मैं लगभग फॉलो करता था। जैसे सामान्य मान लो अगर मैं फ्री हूँ, खाना खा रहे हैं, इस दौरान एक ललन टॉप का तारीख नाम से एक चलता है, तो वो देख लिया। ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, मतलब इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सब करता था। और भी हैं जो थोड़ी समझ बना देते हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, एजुटेरिया है, बुक्स तवा है, माइटी मॉन्क है, इस तरह के चैनल हैं, मतलब जो शॉर्ट में चीजें बता, शॉर्ट में चीज़ें। हालांकि बहुत सारे हैं वो तो इस पर्पज से, पढ़ाई के पर्पज से बनाए नहीं हुए, वो सिर्फ एक जनरल समझ के लिए कोई भी नॉर्मल इंसान जो पढ़ाई की तैयारी भी नहीं कर रहा है कंपटीशन एग्जाम की, वो जो वीडियो हम देखते हैं सामान्य, उस प्रकार की वीडियो आपने देखने की कोशिश की, ताकि आपकी एक बेसिक समझ है वो बनी रहे, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट के अंदर। इस प्रकार से आपने पढ़ने का प्रयास किया। तो क्या आपका कोई इस प्रकार का कोई शेड्यूल था कि मेरे को सुबह ये पढ़ना है या मेरे को शाम को ये पढ़ना है, या इस प्रकार से आपने कोई टाइम टेबल बना रखा था अपना? सर इसमें ना जो स्वाध्याय का जो शेड्यूल था उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। मैं बता रहा हूँ कि मैं एक एवरेज से थोड़ा स्टूडेंट था, लेकिन मेरी कमी ये थी कि मेरा एक अनुशासन नहीं था कि घर पे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े, इस तरह से रहा। लेकिन इस शेड्यूल ने मुझे बांध के रखा सर, और इस शेड्यूल में मेरे को ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करने पड़े। हालांकि जैसे फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको बांट लिया कि मैनेजमेंट है वो 1.5 घंटे में पूरी करनी है, पोल साइंस है उसको आधे घंटे में, 1 घंटे में, इस तरह से उसको पूरे दिन में डिवाइड कर लेते थे। वैसे मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन जो शेड्यूल बनाया हुआ था सर ने, वो जैसे 3 महीने में अपने को पता है कि कहाँ से अपने कहाँ पहुँच सकते हैं। ये इसका मुझे बेनिफिट रहा। मतलब आपको जब कहीं से भी आपको टेस्ट देने हो तो आपको एक बाउंडेशन हो जाती है कि ये अपना 1 दिन बाद में टेस्ट है या 2 दिन बाद में टेस्ट है या डेली टेस्ट है, तो उस हिसाब से हमें वो उतने समय वो चीज़ तैयार करनी है। तो उसके हिसाब से आप मतलब आपका एक ट्रैक पे रहते हैं। ऐसा नहीं चल सकता कि आपने 4 दिन आप कहीं चले गए, आपने टेस्ट, तो आप वो पिछड़ जाएंगे। मतलब एक रेगुलरिटी बनाने के लिए आप मानते हैं कि टेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आपका मतलब क्वेश्चन पे, टेस्ट पे, इस पे आपके ज़्यादा फोकस रहा है। लेकिन 6-7 महीने का टाइम वैसे कहा जाए तो तैयारी के दौरान कम होता है, लेकिन फिर भी 6-7 महीने की इतने दिन हैं उसके अंदर, तो कुछ भी हमारे परिवार में, हमारे दिमाग के अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हम तैयारी के दौरान ये लगे कि मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, या दूसरे बच्चे जो हो सकता है कोई बड़ी किताबें पढ़ रहे हों या कोई कोचिंग कर रहा होगा कोई दूसरी जगह, तो मैं कहीं पीछे नहीं रह जाऊँ। इस प्रकार के कोई आपके साथ हुआ? बिल्कुल सर, मैं एक सामान्य जो हर कैंडिडेट के साथ होता है वैसा मेरे साथ भी हुआ, और काफ़ी बार हुआ। वो इंटेंसिटी उसकी कम ज़्यादा रहती थी, कई बार बहुत ज़्यादा ह्यूमन हो जाता था कि नहीं अब तैयारी छोड़ दो, घर चलें, इस तरह से भी होता था। और इसमें जो 2 हफ्ते से एक बड़ा टेस्ट होता था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। जब टेस्ट होता, अच्छी रैंक आती, तो मन यूँ करता कि ठीक है अपने अच्छा चल रहे हैं, और यूँ लगता कि अपने हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन तो हो जाएगा, यूँ लगता। फिर धीरे धीरे जब टेस्ट को टाइम ज़्यादा बीतता रहता, तो यूँ लगने लग जाता कि पता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर टेस्ट आ जाता। तो इस चीज़ ने, वो रूटीन, वो उस अनुशासन ने मुझे काफ़ी हेल्प की सर। इस चीज़ से उभरने में भी उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की सर। अच्छा, मतलब तैयारी के दौरान आपको कब ये लगा कि मेरा सिलेक्शन तो शायद हो जाएगा? ये लास्ट दिन तक भी नहीं लगा सर कि मेरा श्योर हो ही जाएगा, ये नहीं लगा। हाँ, हालांकि जो मेरे आसपास थे, मेरी वाइफ थी, छोटी बहन है, जो भी दोस्त थे मेरे साथ तैयारी करने वाले। कि छोटी बहन का हम जो जिक्र करना भूल गए। देखो, एक होती है कि एक बार किसी एग्जाम में किसी को सफलता मिल गई, वो एक मान सकते हैं कि चलो उनका क्या अप्रोच रही होगी, या हो सकता है कोई थोड़ा बहुत लक का फैक्टर रहा हो। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में इनकी 3री रैंक आई है, अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इनकी 1ली रैंक आई है। हाँ, नवोदय विद्यालय में, हाँ नवोदय विद्यालय का एग्जाम था। और एक साथ साथ इनकी बहन भी तैयारी करती थी योजना, उनका भी हिस्ट्री से 282वीं रैंक आई है उनकी अभी इसी परीक्षा के दौरान। तो 2 भाई बहन साथ में तैयारी कर रहे हैं, एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। ये भी इन्होंने भी 2 एग्जाम में न सिर्फ ये सेलेक्ट हुए हैं बल्कि टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये तो है ही कि भी इनकी जो
जिस प्रकार से इनका किताबों का चयन है या इनकी रणनीति है, अभी हम पेपर हल करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा इनकी जो स्ट्रेटजी है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जो इनसे इनको कोई विशेष फायदा हुआ है। तो ये तो आपकी किताबों की प्रक्रिया होगी। मतलब आपने क्वेश्चन, मैं एक इसका बेसिक बात करना चाहूँ तो आपने मैटर शॉर्ट रखने की कोशिश की है, फैक्ट ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपने ध्यान दिया है, और एक आप शेड्यूल के हिसाब से चलें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होगा। अब बात करते हैं कि जैसे पेपर के दौरान, मतलब पेपर से पहले की मैं कुछ समय की बात करूँ, जैसे नज़दीक आने लग जाता है, ये भी एग्ज़ाम है, महीने भर बाद है, 20 दिन बाद है, तो मैं तो खुद जैसे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक कॉमन सवाल ये होता है कि सर मेरे को डर लग रहा है कि मैं तो भूल रहा हूँ सर, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार के क्या आपको भी लगा या इससे बचा जा सकता है? सर ये ऐसा होता है, सबके साथ ही होता, आसपास मेरे साथ हो रहा था। हालांकि मैं छोटी बहन साथ थी तो मैं ज़्यादा शो नहीं कर सकता था, लेकिन तो भी जो मन की वो जो भाव है वो निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये मेरे साथ भी हुआ सर, और अंतिम दिन तक हुआ सर। जो मेरा फर्स्ट पेपर हुआ उस दिन शाम को मैंने बुक खोल के पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मेरा यूँ मन घबराने लगा, तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अच्छा। तो यूँ सबके साथ ही होता है सर। अच्छा, और एग्जाम हॉल में एक जो प्रेशर होता है, कई बार हम देखते हैं कि मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थी, जैसे कोई हमारी टेस्ट सीरीज में हो या वैसे भी जुड़ा हुआ हो, किताबें पढ़ रहा हो, लेकिन बहुत से विद्यार्थी भले ही पढ़े नहीं, संपर्क में रहते हैं कि सर मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो उनका मुझे ऐसा लगता है कई बार कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पता नहीं वो एग्जाम हॉल में क्या करते हैं और वो बाद में खुद भी एडमिट करते हैं कि सर मेरे से गलतियां हो गई। तो क्या इस प्रकार की आपको कोई डर जैसा एग्जाम के दौरान महसूस हुआ, या उससे किस प्रकार से आप उसको दूर करते हुए, और मतलब कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो हमारी, या हमसे कोई जो हम सिली मिस्टेक्स बोल सकते हैं कि गोला काला किया या जो सीक्वेंस है वो मेरा गलत हो गया, इस तरीके से कैसे बचा जा सकता है? सर उसके लिए एक एक चीज़ के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया कि कोई ना कोई मैं एक प्रयास करूं कि कोई ना कोई उसका एक तरीका ढूंढ लूं। तो मैंने जैसे एक बना रखा है कि जब भी क्लासरूम में टेस्ट के दौरान पेपर के दौरान पानी लेके आते हैं तो मैं पानी जरूर पीता हूं सर। अच्छा। उससे अपना मेटाबॉलिज्म है वो ठीक होता है। साइंटिफिक है, मतलब वैसा कोई टोटका नहीं है? टोटका नहीं है सर। अच्छा। तो जैसे शुरू के 15-20 मिनट हैं, उस टाइम जो है ना अपनी धड़कन बड़ी होती है, उसके बाद अपने को पता है कि वो शांत अपने आप शांत हो जाएगी। अपने क्वेश्चन देखेंगे, उस दौरान क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, उस टाइम गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपना दिमाग वो स्थिर नहीं होता। तो आप पहले क्वेश्चन से ही सोल्व करना शुरू कर देते हैं कि बार पूरा पेपर? नहीं सर, मैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को आ रहे हैं शुरू में वही क्वेश्चन मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ। पेपर के अंदर टिक? जी सर। अच्छा। जैसे मैंने सेकंड पेपर में मैं 2 पेन लेके गया था, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन। तो वो ब्लैक पेन से जो मेरे जो पहले राउंड में टिक किए हुए हैं 61 क्वेश्चन टिक किए हुए हैं। अच्छा। तो वो मेरे पूरे सही हैं सर, 61 सही है। मतलब जो आपने ये लगा कि मेरे को कंफर्म श्योर आ रहा है, मतलब इसका और कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यही है, वो आपने पहले राउंड में 61 क्वेश्चन किए और वो सारे सही हैं आपके? सारे सही हैं सर। अच्छा। और उसके बाद मैंने वो ब्लू पेन से मतलब गोले भर दिए और फिर ब्लू पेन से पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व किए। लास्ट में मैंने 148 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर। तो 2 फिर उनकी क्या गलती थी? सर वो मैंने एक बना रखा है, जो मैंने टेस्ट दिए थे उससे मैंने खुद को यूं तैयार किया है कि मैं एक तो ये डिसाइड कर पाऊँ कि जो मैं क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ वो मैं एग्जैक्ट आंसर लगा रहा हूँ या कोई मैं तुक्का लगा रहा हूँ। अच्छा। दोनों में डिफरेंस करना मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, उसको दिमाग को एक समझाऊं कि ये ट्रेन किया उसको, और ये भी ट्रेन किया है कि भाव में ना आऊं कि ये क्वेश्चन है बस अब 2 ही बचे हैं, इसको तो टिक कर देना चाहिए, इसको 2 को क्यों छोड़ें। लेकिन मैंने एक एक क्वेश्चन भी मेरे टेस्ट जो बड़े टेस्ट होते थे उसमें मैंने छोड़े हुए हैं सर। अच्छा, पूरे टेस्ट में एक क्वेश्चन छोड़ दिया? हाँ, अगर नहीं आ रहा तो यूँ जानबूझ के नहीं। देखो ऐसा तो नहीं हो, मुझे लग रहा है कि आपको 148 क्वेश्चन पूरे आ रहे होंगे, लेकिन उसमें से भी कोई प्रक्रिया, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, तो मैं तो एक सामान्य अप्रोच ये बताता हूँ कि आपको जहां तक, क्योंकि 1/3 जब आपके पास 1/3 1/4 इस प्रकार से हो तो आपको 2-2 ऑप्शन वाले तो कर लेने चाहिए। ऐसा कई करते हैं, कई मानते हैं कि उससे मतलब कईयों का बाद में रिजल्ट आने के बाद में ये कह देते हैं कि सर मैंने तो किया लेकिन मेरा तो सारा ही नेगेटिव चला गया। तो क्या आपको जो 50-50 में चांसेस है सारे नेगेटिव चले जाएंगे आपके? नहीं सर, जब टेस्ट के दौरान मैंने एक प्रक्रिया बना रखी थी उसमें यहाँ तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड में मैंने 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैं उस टेस्ट के दौरान लगभग 80 से 95 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता था और उसमें थोड़ी गलतियाँ भी हो जाती
होती थी उनमें भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो उसमें मैंने एक मेरे लिए डेडलाइन कर रखी थी कि 5% से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा। 5 से 6 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब है मेरे को क्वेश्चन के अटेम्प्टेशन घटाना होगा पहले राउंड में। और ऐसा वो तरीका था कि मैं टेस्ट कर लेता था, उसके बाद मैं अपना एक आइडिया लगाता था कि मेरे इस पेपर में इतने नंबर बनेंगे। और वो इस तरह से था कि जो पहले राउंड में किया उसमें मैंने 5% क्वेश्चन घटा लिए कि इसमें से गलत होंगे, और जो अगले राउंड में क्वेश्चन किए हैं उनको मैं 50% मानता था कि वो गलत हैं, क्योंकि मैंने 50-50 पे वो क्वेश्चन किए हैं। मतलब जो डबल ऑप्शन वाले आपको लग रहा है कि ये तो 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, इनमें से कुछ हो सकता है, उसमें आपने चांस लिया उसमें। तो उसमें मैंने खुद को यूं किया कि ये 50-50 हैं, तो उसमें से वो 50 माइनस कर दिए। तो अब जो वो स्कोर रहता था उसको मैं लिख लेता था, और जब फाइनल की आती और जो रिजल्ट आता उसमें लगभग यही रहा कि वो उससे अबव ही मेरे सही रहते थे, उससे कम कभी नहीं हुए। अगर कम हुए तो उस पर मतलब सुधार करने की ज़रूरत है। यानी जो भी एग्ज़ाम दिया उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और डाटा जो मेरी साइंस बैकग्राउंड रहे उसका मैंने बेनिफिट लिया, जो IIT की मैंने तैयारी की थी उसका मैंने इसमें हर चीज़ का एक आपके ऊपर इफेक्ट तो होता है माइंड के ऊपर। तो इसमें जैसे एक बार क्या होता है कि हम पहले कुछ क्वेश्चन किए, आपने 61 किए, फिर आपने दूसरे राउंड में किए, तो इस प्रकार से कितने राउंड, कई बार क्या हो जाता है कि हम बार बार जब प्रयास करते हैं कि कुछ और मिल जाए कुछ और मिल जाए, तो उसमें प्रलोभन हो जाता है कि कर दें, पता नहीं ये सही हो जाए। तो वो कहाँ तक उसको आप खींच के ले जाते हैं कि भाई ये कर दे क्वेश्चन को? सर उसके लिए मैंने ना एक खुद के लिए कुछ मापदंड बना रखे हैं कि जैसे डाटा बेस्ड कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर मेरे को आ रहा है तभी मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मतलब करता हूं। फैक्ट है कि आपको किसी का सन पूछ लिया और आपको कोई आइडिया नहीं है, भाई दे दिया 1910 11 12 13, आपको क्वेश्चन का कुछ पता ही नहीं है, तो वो आप छोड़ देंगे उसको। जी सर। और मेरे को यूं लगा कि ये 2 पक्का नहीं है, तो मैं उस क्वेश्चन को, चाहे मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, मैं बिल्कुल उसको करूंगा। मतलब 2 ऑप्शन में आप वो क्वेश्चन तो आप 100% करके ही आएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, तो इस प्रकार से आपने 148 क्वेश्चन किए, और पहले पेपर में 75 में से कितने क्वेश्चन किए आपने? 73 क्वेश्चन किए। 70, मतलब दोनों में 2-2 छोड़ के आए हो आप। अच्छा, और एक विद्यार्थियों का बहुत इसमें ये था कि इनका स्कोर क्या रहा है, तो आपका जैसे अभी फाइनल तो मार्क्स जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक फाइनल मार्क्स जारी नहीं किए हैं, तो जो लास्ट वाली जो की आई थी उसके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे थे? सर मेरे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में बात करते हैं, तो मेरे जो फर्स्ट पेपर है उसमें 53 से 54 क्वेश्चन सही हुए हैं सर। अच्छा। 53 पॉइंट कुछ वो बन रहा है जो मतलब कट करके। 75 में से 53 क्वेश्चन के करीब आप। जी सर। और जो सेकंड पेपर है उसमें 103 से 4 क्वेश्चन मेरे सही बैठ रहे हैं। अच्छा, मतलब 1-2 क्वेश्चन वो डाउट वाले थे जिनका पता नहीं किया, क्योंकि जैसे इनका भी आपका टोटल स्कोर आप पिछली 314 जो लास्ट की आई थी उसके हिसाब से, मतलब उसमें से अगर कोई क्वेश्चन हटा है या उसका कोई आंसर वगैरह चेंज हुआ है या नहीं हुआ, उसके हिसाब से हो सकता है 5-7 नंबर ज़्यादा भी हो जाए, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मोटा मोटी हम ये मान सकते हैं कि 314 प्लस इनके नंबर हैं, बाकी एग्जैक्ट नंबर तो जब वो फाइनल स्कोर आएगा तब इसके अंदर पता चलेगा। तो आपने जब एग्जाम दे दिया, जैसे फर्स्ट पेपर दिया आपने, आपको आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई थे कि मैंने फर्स्ट पेपर ठीक दिया है? सर उसके बारे में मैंने शाम को आके कुछ सोचा नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कल हिस्ट्री का और फर्स्ट पेपर में नेक्स्ट डे था शायद। नेक्स्ट डे था सर, तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। और मेरी स्ट्रेंथ पहला पेपर था। अच्छा। कि मैं उसमें ठीक कर ही लूँगा, क्योंकि मैथ थी, वो जो भी क्वेश्चन आई मैं उसको तो सोल्व कर ही लूँगा। इस तरह से मुझे पासिंग में थोड़ी दिक्कत नहीं थी। ज़्यादातर जो मेरे साथी थे उनको पहले पेपर में पास करने में उनको समस्या आ रही थी कि कहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, ये थोड़ी उनको समस्या थी, तो वो मुझे नहीं हुई सर। तो औरों से मैं थोड़ा सा ये लग रहा, और मेरा ज़रूरी था कि मेरा सेकंड पेपर अच्छा हो, क्योंकि मेरी हिस्ट्री औरों की तरह बहुत ज़्यादा। आपने लेट मतलब तैयारी शुरू की है उसकी। और फर्स्ट पेपर में जैसे आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है वो आपके काम आ गया, आपकी एसआई की तैयारी थी वो हिंदी में काम आ गई। स्कूल से आप जुड़े रहे तो स्कूल मैनेजमेंट में भी हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट रहा हो उसका। वो एक सामान्य शब्दावलियां हैं स्कूल के लिए, तो मतलब भले ही उनका डेटा याद नहीं हो, लेकिन हमें ये लगता है कि ये हमारे ही मतलब इससे हम फैमिलियर हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। तो आपने इस प्रकार से, तो आपको जब सेकंड पेपर आपने दिया, फर्स्ट पेपर दिया, तो दोनों पेपर देने के बाद में आपको लग गया था कि मेरा हो जाएगा? हाँ, थोड़ा यूं कॉन्फिडेंस आने लग गया था, लेकिन उसी दिन शाम को मैंने चेक कर लिए थे। अच्छा। लेकिन मैं जो स्कोर आया था उसमें मेरे को कहीं ये नहीं लगा कि मेरा कोई पहली रैंक आ जाएगी। अच्छा। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब फर्स्ट रैंक का। लेकिन
जैसे 300 प्लस तो आप मान ही रहे थे। मैंने जब तैयारी भी शुरू की थी ना सर, उस समय मैंने एक खुद के लिए एक टारगेट रखा था कि फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन और जो सेकंड पेपर है उसके लिए 100 क्वेश्चन। ये मेरे लिए मैं एक 300 अंक का हो गया ये। आइडियल सिचुएशन मेरे लिए। अपनी तैयारी है, हम जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी हम इसके पास रहने हैं। और मेरा जो टेस्ट थे उसमें मेरे 296 इसके आसपास ही हमेशा स्कोर रहा, और ये मेरा एक टारगेट स्कोर था। क्योंकि जो उससे पिछली वाली भर्ती की मेरिट है वो जनरल की हम बात करें तो 279 के करीब थी। मतलब आपको पता था कि 270 से ऊपर जाए तो 300 के आसपास की मैं टारगेट लेके तैयारी करूं। तो जैसे ये किताबें थी, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया। जैसे इसमें आप बात करें तो बहुत सारी और भी किताबें आती हैं मार्केट में, आपके साथी भी उस दौरान टेस्ट के दौरान पढ़ रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे। तो आपको ये नहीं लगा कि मेरा मैटर कम नहीं रह जाए? कम का नहीं लगा सर, क्योंकि मेरा कभी ये एम नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा स्कोर कर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। मुझे सिर्फ ये था कि जो आसान है ना वो कोई एक भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो, जो बाकी सही कर रहे हैं और मैं गलत कर दूं, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जाए। चाहे भले ही हार्ड क्वेश्चन मेरे को नहीं आए, 2 नहीं आए, 4 नहीं आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसान क्वेश्चन और सही कर रहे हैं और मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन ना हो। अच्छा, तो आपको कभी फील मन में हुआ ये कि मेरे नंबर 300 से ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है मैं पहले पे अभी आ जाऊँ? जो मेरे साथी थे उनको यूं लग रहा था कि वो आप पहले पे आओगे, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा सर कि पहले पे। हाँ, ये मोटा मोटा एक अंदाजा हो गया था कि 10 से 20 में मेरा टॉप 10-20 तक हमें जा सकते हैं। एक मेरे मन में ये सवाल ये रह गया था कि जैसे आपने ये सारी आपकी सामग्री थी, पाठ्य सामग्री थी, इसके अलावा एक हमारी रणनीति भी होती है, जैसे आपने साझा भी की है कि मैं किस प्रकार से अप्रोच लेके चला, किस प्रकार से मैं एग्जाम को टारगेट करता था। तो उस रणनीति का कितना रोल है और उन किताबों का कितना रोल है? क्या आप अच्छी पाठ्य सामग्री होने से ही आप चयन के हकदार हो जाते हैं? नहीं सर, अपने आसपास मैंने बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनकी मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी तैयारी थी और वो लायक थे, लगने के लायक थे, लेकिन उनका नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा पेपर में उनको समस्या आ गई। तो इन चीज़ों पे थोड़ा काम करना पड़ता है, जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही उन समस्याओं को सोल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने को पेपर में घबराहट हो रही है तो अपने एक डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं कि मुझे उस दौरान थोड़ी घबराहट होती है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और भी अपना कोई तरीका बना सकते हैं। अपने प्रति हमें ईमानदारी रखते हुए सोचना चाहिए कि मेरे सामने क्या समस्या आ सकती है। वो जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा से संबंधित या इससे तैयारी से संबंधित ही समस्या हो, वो शारीरिक हो सकती है, या किसी को यूँ लगता है कि मेरा गला सूखने लगता है तो मैं पानी साथ लेके जाऊँ, किसी प्रकार कोई पारदर्शी बोतल साथ ले जाए, तो यूँ भी किया जा सकता है। जैसे कई एक जो हमारे साथी थे, मैंने एक बार उनसे बात की थी तो उनकी मतलब बहुत ज्यादा हार्ट बीट और इस प्रकार से मतलब घबराहट उनकी बढ़ जाती थी। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही नॉर्मल, उन्होंने दवाई दी, उन्होंने कहा ये आप टेबलेट ले लेना, बहुत नॉर्मल। और उससे क्या है, जो एंग्जाइटी जो इस प्रकार का जो उन्होंने फील हुआ वो उनको बहुत कम फील हुआ एग्जाम के दौरान। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि ये हमें को ऐसा फील हो रहा है। हालांकि मैं ये कह दूं कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होता। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उसका एक प्रेशर अलग होता है, तो उसको आपको डील करने के लिए जो भी आपको जरूरी लगे वो आपको कर लेना चाहिए। तो आपको ये जो आपकी रणनीति थी, जिसमें मैंने आप पूछ रहा था कि रणनीति का कितना रोल है, वो थोड़ा सा हमारा शायद क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। रणनीति का कितना रोल है और पाठ्य सामग्री का कितना रोल है? सर मुझे यूँ लगता है कि 60-40 कह सकते हैं। अगर सामग्री और रणनीति का, जी सर, थोड़ा रोल ज़्यादा पढ़ने का ही रहेगा और उसके बाद बाकी काम भी साथ करने होंगे तभी। और वो यूँ नहीं कि अपने लास्ट टाइम में ही वो करते हैं, शुरू से ही अपने को उसके लिए प्रयास करने हैं, छोटे छोटे प्रयास करने हैं कि क्या मैटर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और पेपर में मैं ज़्यादा गलतियाँ कौन सी करता हूँ उसको मैं किसी से पूछ के ठीक करूं या अपना कोई एक तरीका डेवलप करूं। तो ये काम पहले करने होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूं कि यूं अटेम्प्ट करने हैं और या यूं तुक्का लगाना, तुक्का कह सकते हैं उसको, एक अपना एक आइडिया कह सकते हैं कि इस तरह से मेरे को टिक करना है। तो उसके लिए यूँ नहीं कि अपने लास्ट टाइम में मेरा कोई एक वीडियो देख लिया या किसी का एक वीडियो देख लिया कि सर यूँ बोल रहे हैं कि यूँ करना है, लेकिन अभ्यास होना जरूरी है। जो क्वेश्चन बैंक किए थे उसमें मैंने बार बार उसका अभ्यास किया, एनालाइज करते गए आप कि मैं जो अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें से कितने माइनस जा रहे हैं, कि या क्या मेरे को और कम करने चाहिए थे अटेम्प्ट, या मेरे को कौन सा छोड़ देना चाहिए था। ये एक पूरी प्रक्रिया है तैयारी के दौरान। जैसे मैं एक चैनल पे बात कर रहा हूं और मैं जब बात करता हूं तो हो सकता है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ये लग जाए कि हो सकता है कि जैसे मेरी कोई टेस्ट सीरीज आती हो या कोई और आती हो तो कहीं किसी को ये फील हो सकता है कि अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए इस प्रकार से बात कर रहे हो। लेकिन फिर भी जो मेरा ख्याल है, और मैं भी इनसे भी विचार इन्होंने बताए, फिर से जानना चाहूंगा कि क्या कहीं पे कोई टेस्ट
आप जो मॉक टेस्ट है, या चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई टीचर हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसकी अहमियत है, या उसके बिना भी आप एग्जाम में जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है? सर इसका एग्जाम्पल लेटेस्ट ही है। मैं अभी RS का प्री का एग्ज़ाम हुआ है, तो वो एग्ज़ाम देने गया, तो मुझे बाद में जब मैंने की चेक की, उस दौरान मुझे यूँ लगा कि मैं 5-7 क्वेश्चन और सही कर सकता था। मैं टाइम सही मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने वो पेपर नहीं दिया। हालांकि पेपर बहुत सारे दिए हैं, लेकिन उसी पैटर्न का, जिस पैटर्न का अपने एग्जाम आना है, उस पैटर्न के उस टाइप का कोई आपने टेस्ट नहीं दिया? नहीं दिया। तो वो बहुत जरूरी है सर। अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो कम से कम आप 10 मॉडल पेपर निकालो, और उसमें बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाएं, कोई कोचिंग में जाएं, आप घर पे भी वो अपना टाइम सेट करके कि इतने टाइम का हमारे पेपर है, ये इतने क्वेश्चन है, वो हम सोल्व करके देखें। और उस दौरान मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैंने यूँ मैनेज कर रखा था सर कि कितने टाइम बाद मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होना चाहिए, कितने मिनट में मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए हालांकि जो सेकंड पेपर है 3 घंटे का, उसमें सफिशिएंट टाइम होता है। मैंने लगभग 8 से 9 राउंड में उस पेपर को सोल्व किया। बार-बार में आपने उन क्वेश्चंस को देखा जो आपके बाकी थे? जी सर, जो पेंडिंग थे OMR देखता गया, और जो पेंडिंग थे उसको दोबारा रिपीट करता गया। मतलब जो आपने 61 किए वो आपने सीधे फिर OMR में लगा दिए? अच्छा। अब जब टिक कर रहा हूँ, उसके बराबर मैंने OMR रख लिया, और अब मैं भरता जा रहा हूँ, और OMR देख के ही मैं उस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन कोई रह गया जो टिक किया हुआ है और OMR में नहीं भरा, तो उसमें वो पकड़ में आ जाता है। अच्छा, ये एक स्ट्रेटेजी रहती है। तो फिर भी मैंने वो जो 3 घंटे ज़्यादा समय, उसके लिए मैंने बार बार अभ्यास किया और टाइम नोट किया। जब मैं यहाँ टेस्ट देता था तो उस दौरान भी मैं अपना टाइम नोट करता था कि पहले राउंड में, पहला राउंड मैंने कितने समय में किया है, दूसरा कितने समय में किया है, कितने समय में। तो उसके लिए खुद को ट्रेंड किया था। लेकिन ज़्यादा दिक्कत सेकंड पेपर में नहीं, फर्स्ट पेपर में ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा। क्योंकि वो समय भी सीमित होता है, और शुरू में अपने पहला ही पेपर होता है, तो घबराहट भी उसमें ज़्यादा होती है। तो उस दौरान, और उसमें मैथ वाले क्वेश्चन भी है, तो मेरा यूँ मानना है कि एक उसमें वैरायटी भी बहुत है। आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, इतने में हिंदी आ रही है, फिर अचानक इंग्लिश आ रही है, फिर साइंस आ रही है। जी सर, वो थोड़ा सा टफ रहता है। जी सर। और मैथ उसमें इंक्लूड हो जाए तो अपने को पता है मैथ टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो मैं यूँ मानता हूँ कि आधे से थोड़ा सा समय, 10 मिनट ज़्यादा है, जैसे 55 मिनट 50 मिनट में अपना पहला राउंड कंप्लीट होना चाहिए, उसमें मैथ भी इंक्लूड हो। तो उसके बाद बार बार 2-3 बार उस क्वेश्चन पेपर को देखो, अपने को कोई न कोई क्लू मिल जाता है कि ये पहले समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर आइडिया हो जाए कि हाँ ये तो इसका नहीं होगा, ये तो शायद इसका नहीं होगा, क्योंकि ये बात इस तरीके से लिखी गई है। तो कोई क्लू मिल जाए तो हम 50% तक उसमें कोई चांस लेने लायक बन सकते हैं। इस प्रकार की कोई चीज़, मतलब बार बार पेपर को देखते रहना एक जरूरी चीज़ है। कंट्रोल बहुत जरूरी है। हालांकि बार बार पेपर देख रहे हैं तो एक आपका ये भी हो जाता है कि मैं इसको कर दूं, लेकिन उसकी एक पूरी प्रक्रिया है कि आपको पता होना चाहिए, आपका माइंड इस प्रकार से थोड़ा ट्रेन होना चाहिए कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करते जिसका आपको अता पता ही नहीं है। मतलब आपको चारों ऑप्शन ही नहीं आ रहे, फिर आप कर रहे हैं, तो उसकी तो निश्चित रूप से संभावना है कि वो आपको नुकसान ही देके जाएगा। तो अभी आपने ये तैयारी की और आपको फर्स्ट रैंक आई, बहुत खुशी हुई हमें। और अभी आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। तो आपने तैयारी शुरू कर दी उसके लिए? जी सर। अच्छा, तो आपके सोर्सेज यही रहेंगे? नहीं सर। अच्छा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फर्स्ट रैंक के लिए सोर्स नहीं थे। अच्छा। ये तो सिर्फ 807 में घुसना था, ये एक मकसद था। और खुद को शुरू में तो ये लग रहा था कि शायद अगली भर्ती में मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, तो समय के अकॉर्डिंग मैंने ये सेलेक्ट किए हैं। ये मैंने कोई इसलिए नहीं कि यही एग्जाम यदि आपको 1.5 साल बाद देना और आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप यही इसी पे स्टिक रहते हैं? बिल्कुल नहीं सर। ये उस दौरान मेरा एक सजेशन है, ये उस दौरान पढ़ने चाहिए जब अपना विज्ञप्ति आ गई, अपने को लगे कि अगले 4 से 5 महीने में एग्जाम है, तब ये पुस्तकें काम की हैं। चाहे वो नोट्स हो, चाहे आपकी कोई ऐसी किताबें हो, वो शॉर्ट में आपके पास अवेलेबल हो कि लास्ट के 4-5 महीने में आप उनको 4-5 बार आप उनको देख लें। तो इसका शॉर्ट होने का फ़ायदा मेरे को लास्ट जो रिवीजन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मिला सर। और उसमें भी मैंने हाईलाइटेड वो कर लिए, तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आरे की एक ये रहता है कि 1 घंटे में लगभग 5 से 6 पेज ही पढ़ सकते हैं अपने, अगर पूरा मनोयोग से पढ़े तो। कहानी नहीं है वो, आगे हम तुरंत नहीं जा सकते। जी सर। और हाईलाइटेड अगर वो हो जाए तो अपने उसके हो सकता है 12-15 पेज तक अपने उसको निकाल दें। तो लास्ट टाइम में यही चाहिए होता है कि एक दिन में अपने प्राचीन कर दें, एक दिन में अपने मेडाइवल कर दें, एक दिन में अपने मॉडर्न कर दें। तो ये स्ट्रेटजी इस हिसाब से बनाई हुई थी। एक इसी के साथ साथ मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, कई बार विद्यार्थी पूछते भी हैं उसके बारे में कि जैसे भारतीय इतिहास आप पढ़ते हैं, तो भारतीय इतिहास में क्या आपने पहले
प्राचीन पढ़ा, फिर वो कंप्लीट हो गया, तो फिर आपने मध्यकालीन पढ़ा, फिर आप आधुनिक की ओर गए, या साथ साथ इनका कुछ चलता था? सर इसमें जो शेड्यूल था मैं उसी हिसाब से चला। और उन्होंने सर ने क्या कर रखा था, जैसे जो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इन दोनों का पार्ट बराबर है प्राचीन भारत के, तो उन्होंने एक पार्ट तो शुरू कर दिया प्राचीन भारत और उसके साथ मध्यकालीन और प्राचीन में से कोई एक शुरू कर दिया, तो उनको बराबर खत्म करते थे। अच्छा, जैसे एक तरफ प्राचीन जा रहा है और एक तरफ आपकी मध्यकालीन आधुनिक साथ साथ, हाँ साथ साथ चल रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं शेड्यूल के हिसाब से चलता गया, उसमें मुझे फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कौन सा टॉपिक रह गया, कौन सा पढ़ना है। मतलब एक आपका ये बन गया कि आपको क्या पढ़ना, आपका कोर्स भी उसके साथ साथ पूरा हो रहा है पढ़ते समय, और टेस्ट के दौरान आपको पता भी है कि इतने टाइम फ्रेम के दौरान मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये मतलब आपकी जितना मैं समझ पा रहा हूँ इनका ये कहना है कि एग्ज़ाम कितने दिनों में है, ये डिपेंड करता है कि आपकी आगामी जो परीक्षा है वो 6 महीने में होनी है या वो 1 साल में होनी है या 1.5 साल में होनी है। उसके हिसाब से आपको अपनी पाठ्य सामग्री पर भी थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि अरविंद भास्कर की किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं, मतलब मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा वही पढ़ी जाती है। लेकिन जब इनको लगा कि ये इसका सिलेबस कम किया जा रहा है और परीक्षा में 4-5 महीने ही बचे हैं, तो उन्होंने वो स्किप करके और उसका एक शॉर्ट ऑप्शन ढूंढ लिया। तो ये एक मतलब ये कोई कहने की बात नहीं है, आपको जैसे एक सामान्य तौर पर भी हम माने कि आपको ये लगे कि ये चीज़ इतनी मैं याद रख सकता हूँ, इतनी चीज़ों को मैं आगे ले जा सकता हूँ, ये इतने को मैं बार बार रिवाइज कर सकता हूँ, वहीं तक अपने आप को सीमित रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं शायद मैंने पूछ लिया होगा, मैं फिर पूछना चाहूँगा, बहुत सारे आपको स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि यार तू कम पढ़ रहा है, तू कम पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा बहुत सारी किताबें और हैं मार्केट के अंदर, वो पढ़े, उससे इतने क्वेश्चन आए थे। तो आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं यार दूसरी किताब लेके आऊँ? जी सर, मेरे से पूछते थे साथी कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो मैं जब ये बताया तो शायद उनको यूँ अच्छा नहीं लगा कि आप ये मत पढ़ो, आपका इससे होगा नहीं आपका। तो मैंने कहा सर मेरे को मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा मुझसे, तो अगर मैं वो करूँगा तो बाकी चीज़ें छूट जाएगी। मेरे लिए ज़रूरी था कि अधिकतम पार्ट को मैं साथ लेके चलूँ, कोई भी चीज़ छूटे नहीं, अधिकतम करने का मैंने प्रयास किया। और उसमें कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लग रहा था कि मैं 2-3 ये 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 2-3 मैं कर लूँगा, इस तरह से वो बनाए, तो उसको स्किप भी कर दिया, तो ताकि मैं बाकी चीज़ों को समय दे पाऊँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? सर अब मैंने जैसे एक दिमाग में एक रूपरेखा बना रखी है। जैसे प्राचीन भारत है, जो कोई समझना चाहे उसको समझना है तो केसी श्रीवास्तव पढ़े। और अगर मान लो जिसको थोड़ी समझ होगी, जैसे अब ये दे लिया एग्जाम, जिसने एग्जाम दिया है वो फैक्ट पे जा सकता है डायरेक्ट। हाँ, तो सौरभ चौबे पुस्तक अच्छी है, उसमें कहानी भी है और फैक्ट भी अच्छे दे रखे हैं, तो वो पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसी तरह मध्यकालीन भारत है, उसमें एलपी शर्मा है जो एक समझ बनाती है, फैक्ट पे थोड़ा कम ध्यान है, लेकिन जो सौरभ चौबे की उसके लिए पुस्तक है, उसमें कहानी भी दे रखी है और फैक्ट भी दे रखे हैं। तो इस तरह से अपने को बनाना है कि हम कौन सी स्टेज में चल रहे हैं अभी। जैसे अभी आगे स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है, तो उस एग्जाम के लिए अब उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो उस दौरान अपने को थोड़ा जैसे अभी हमें पता नहीं कि कब होना है, क्योंकि अभी उसकी विज्ञप्ति नहीं है। मोटा मोटी माने कि हम कि 10-12 महीने तो निकल जाते हैं जी सर, किसी प्रक्रिया, क्योंकि अभी चुनाव है, तो 10-12 महीने, 1 साल का यदि हम विद्यार्थियों के पास समय माने, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, किस प्रकार से तैयारी करें? अभी उनको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए सर कि कोई भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक कोई यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखें ताकि उनका फ्रेमवर्क बन जाए। उसके बाद एक आसान बुक पढ़ें अगर शुरुआत ही कर रहे हैं। अगर पहले से थोड़ा बैकग्राउंड है तो थोड़ी फैक्ट हो, थोड़ी समझ हो, इस तरह की पुस्तक, जैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि प्राचीन मध्य के लिए सौरभ चौबे अच्छी पुस्तक है, मैं भी अभी वही पढ़ रहा हूँ। और जैसे आधुनिक भारत है, उसके लिए तो वैसे तो जो आर्य पुस्तक है वो सफिशिएंट है। आप यूँ कर सकते हो कि परीक्षा वाणी पढ़ लें, या अरविंद भास्कर जी की पुस्तक है, वो थोड़ी बड़ी है तो वो कवर करने में टाइम लगता है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। मेरा यूँ मानना है कि जब तैयारी में जाएं, जब अपनी विज्ञप्ति आ जाए, तो हर पार्ट के लिए कम से कम एक पुस्तक अच्छी जो है, जो समझ बनाने वाली पुस्तक है, वो पढ़ लेनी चाहिए, ताकि पहले पढ़ी हुई हो तो मतलब वो आप याद करने आर्य पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जी।
बिल्कुल। तो ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बहुत हम आपको बधाई भी देते हैं और आगामी एग्जाम के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। हम तो हमारी तो यही इच्छा रहेगी कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो हम फिर से आपके साथ बातचीत करें। तो ये थे हमारे साथ भवानी भूषण, जिनकी आरपीसी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पहली रैंक आई है। इन्होंने अपनी रणनीति हमारे साथ साझा की। इन्होंने अपने जो पाठ्य सामग्री थी, हमने बिना किसी का हमें ये भी मतलब नहीं है कि इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कौन सी किताबें पढ़ी हैं, हमने वो सब बातें बाकी कि इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, किस पार्ट के लिए इन्होंने ऑनलाइन ट्राई किया, कुछ कहाँ से इन्होंने टेस्ट दिए, उसका महत्व क्या है, कौन से इन्होंने सोर्सेज दिए। मतलब ये वीडियो आपने यदि पूरा देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि ये मैंने इनको यहाँ पर कोई मेरे प्रचार के लिए नहीं बुलाया हुआ। ये तो हमारे कोई विद्यार्थी भी नहीं रहे हैं, हालांकि चैनल से जुड़े रहे हैं, किताबों के रिव्यू देखते हैं, उसके हिसाब से किताबें इन्होंने सेलेक्ट की हैं, लेकिन ये मेरे कोई विद्यार्थी नहीं रहे। मैं ये कहूँ कि हमारे पास पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी मैंने अपना प्रचार करने के लिए तो ज़्यादातर विद्यार्थी आप देखते हैं कि जो सेलेक्ट होते हैं, तो जिसकी कोचिंग से सेलेक्ट हुआ है वो तो देखो निश्चित रूप से बनाएंगे ही अपने विद्यार्थी का वीडियो। तो हमने ये कोशिश की जो रैंक 1 है, जो विद्यार्थियों की उनमें जिज्ञासा रहती है कि उनकी अप्रोच क्या रहती है एग्जाम को लेकर, तो हमने वो अप्रोच, वो जो पाठ्य सामग्री है वो अपने साझा करने के लिए हमारे पास ये आए हैं और इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये इतना लंबा सफर तय करके हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और विद्यार्थियों को ये इतनी महत्वपूर्ण और बहुत ही अमूल्य जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।